हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट है BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था। काफी सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं लास्ट वीडियोस में, और काफी सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगा कर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। आज गाइस हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके एक बढ़िया टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपकी जो यूरी ब्रेयर की अपरिस्थिति मॉडल, यानी कि जो यूरी ब्रेयर है, इन्होंने क्या कहा है, यानी इन्होंने बाल्यावस्था को किस तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है क्योंकि फॉरेनर्स के जो नाम है या जो ऑथर्स वगैरह होते हैं इनके नाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनली मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इस नाम को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा कि यूरी ब्रॉन ब्रान फ्रेन ब्रेनर की परिस्थितिक मॉडल, यानी इन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैमरे को जो है वो थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, अदरवाइज जो पीछे का लिखा हुआ ये कहीं ना कहीं आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैंने ऑफ कर दिया, और जब हम बातें करेंगे तो वापस से इस चीज को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करी गई है कि बाल्यावस्था की बहुलता को समझने का सैद्धांतिक, यानी इन्होंने किस तरीके से इस चीज को समझाया है। किसने? यूरी ब्राउन फ्रेन ब्रेनर ने जो मॉडल दिया है, कौन सी परिस्थिति का मॉडल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं बाल्यावस्था में बहुलता को समझने के लिए यूरी ब्रॉनफ्रेन ब्रेन की परिस्थिति मॉडल हमारी मदद करता है। कैसे, किस तरीके से मदद करता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अनुसार एक बालक या व्यक्ति विशेष को अनेक तरह के सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों में से पहले सूक्ष्म तंत्र यानी कि माइक्रो सिस्टम आता है। ठीक है, आगे सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत बालक के आसपास के करीबी लोग आते हैं। जैसे सिंपल से बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले जो है वो उसकी माँ आती है उसमें। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी बालक है, तो ये जो घर है, मैं बच्चे की बात करता हूँ, ये। ठीक है, तो बच्चे के सबसे पहले सबसे नजदीक जो होती है वो उसकी माँ होती है। ठीक है, माँ के बाद में फिर आता है उसका पिता, और फिर उसके आते हैं बाकी के परिवारजन। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बात करी गई है कि इन्होंने इस चीज को इस तरीके समझाने की कोशिश करेगी कि सूक्ष्म तंत्र के अंतर्गत बालक के आसपास के करीब लोग आते हैं, जैसे परिवार में। ठीक है, परिवार, देन शिक्षक, फिर भाई बहन व परिवार के अन्य वयस्क आदि, यानी कि दादा दादी। ठीक है, ये सभी बालक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं तथा बच्चे उन्हें प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो एक होता है ना मोह लग जाता है, तो वो मोह वही चीज है कि जैसे जब तक बच्चे को देखे ना खेलते हुए या फिर, तो तक मन नहीं लगता, वही चीजें बात करी गई है। अगले तंत्र में मध्यवर्ती तंत्र, यानी कि दूसरा तंत्र जो बताया है मध्यवर्ती तंत्र, जिसको मेसो सिस्टम बोला गया। तो पहला क्या है? माइक्रो सिस्टम, दूसरा मेसो सिस्टम। तो माइक्रो सिस्टम को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म तंत्र। ठीक है, और मेसो सिस्टम मध्यवर्ती तंत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें परिवार, शिक्षक तथा अन्य इकाइयां आती हैं। कौन कौन सी इकाइयां? ये इकाइयां आपस में अंतः क्रिया करती हैं। ठीक है, जिसका असर बालक पर पड़ता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इन इकाइयों की आपसी प्रक्रिया में बालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम पे बच्चा इन चीजों में इतना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, देन फिर आता है कौन सा आपका? बहिर्तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंतर्गत वह सामाजिक कारक आते हैं जिनका बालक पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है। डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वे में असर पड़ता है। इसको तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया हमारा यहाँ पे? बहिर्तंत्र। ठीक है, इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे शिक्षक का विद्यालय में प्रशासन से संबंध, माता पिता की व्यवस्था, उनकी आय आदि। अंत में इस समशिष्ट तंत्र आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत समाज के मूल्य, नियम, कायदे कानून, रीति रिवाज आदि ये सब आते हैं। ठीक है,
देन बात करते हैं, इस मॉडल को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में आयु के अतिरिक्त बच्चों को दी गई सामाजिक भूमिका उनके परिवार की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, क्षेत्रीय या पृष्ठभूमि, सामाजिक संबंधों का जाल, या कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विश्वास और मान्यता वृद्धस्त्रीकरण है जो बाल्यावस्था की बहुलता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सूक्ष्म स्तर पर बाल्य के साथ बिताए जाने वाले समय या बातचीत और गतिविधि, ठीक है, यानी कि बच्चे के साथ में जो जो काम करते हैं, जिस तरीके से गतिविधि या अभिभावकों की विद्यालय और बाल्यों से संबंधित अन्य एजेंसियों से संबंधित या व्यक्तिगत प्रवृत्ति या जेंडर आधारित या श्रम विभाजन या जीवन यापन की शैलियां या परिवार का संगठन, देखभाल और लालन पालन की शैली आदि बाल्यावस्था के रूप में तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं अगर बात करता हूँ इनके मॉडल की, तो इन्होंने मेनली जो अगर मैं से बात करता हूँ तो 3 तरीके से चीजों को उसमें इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहला जोगर है, पहला तो मैं जोगर कह सकता हूँ, कलर चेंज करता हूँ तो चीजें और आ जाएंगी सही। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ ब्रान फ्रेन ब्रेनर, ठीक है, ब्रान फ्रेन ब्रेनर की परिस्थिति इनका जो मॉडल है, तो पहला जो अगर बात करता हूँ तो पहला इनका आता है कि सूक्ष्म तंत्र, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते रहते हैं, हिंदी में सूक्ष्म तंत्र, इंग्लिश में माइक्रो सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है मध्यवर्ती तंत्र, इसको मेसो सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स में इन्होंने इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करी है, तो आपको बताना पड़ेगा। तीसरा आता है इसमें बही तंत्र, यानी कि इको सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में बाल्यावस्था। अब भारत में बाल्यावस्था जो है वो किस तरीके से, उसके बारे में बात करिए, तो ये सभी को मालूम है कि क्या स्थिति रहती है बच्चों की। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ, तो भारत में जनगणना के अंतर्गत बच्चे के जानकीय वर्ग के अंतर्गत उस प्रत्येक व्यक्ति को रखते हैं जिसकी आयु 14 वर्ष से कम होती है। ठीक है, अधिकांश सरकारी योजना में बच्चे की परिभाषा करने के लिए इसी मानक आयु को आधार बनाया जाता है, यानी कि ठीक है, यह भी उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर UNCRC, अब ये फुल फॉर्म्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हो जाती है। ठीक है, जो चीज थोड़ा हम बात कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर चिल्ड्रन राइट्स। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म्स भी वन वर्ड में जो बात करता हूँ तो इनकी फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा। UNCRC, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर चिल्ड्रन राइट्स के अनुसार, यानी कि इस संस्था के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चे की श्रेणी में आता है। ठीक है, यानी इसने जो UNCRC ने जो आयु निर्धारित कर रखी है, इंटरनेशनल आयु, वो 18 वर्ष निर्धारित कर। ठीक है, आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो भारत की आबादी कुल कितनी है, करीब 39% हिस्सा बच्चों की जनसंख्या के अंतर्गत आता है, 39% करीब बच्चे हैं हमारे भारत देश में। ठीक है, इसमें से 27% बच्चे नगरीय क्षेत्रों में हैं, यानी कि शहर में जो है वो बच्चे कितने हैं, ध्यान रखिएगा, शहर में बच्चे यहाँ पे 27% हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट में जो पूछा गया है, इसमें क्या कहा गया है हमसे, कहते हैं और 73% बच्चे ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं, यानी कि गांव के बच्चे, यानी कि गांव में जो बच्चे रहते हैं 73% गांव में रहते हैं। तो यहाँ से आप मोटा मोटा आंकड़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि जो अगर मैं सिटी की बात करता हूँ, ठीक है, तो सिटी में आपके हो जाएंगे 27, तो उसका आपके बचते हैं विलेज। तो कुछ आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना है मोटा मोटा, क्योंकि जब आपका डिटेल में आएगा तो ये आंकड़े अगर आप लिखते हैं तो यहाँ से आपको टोटल ऑटोमेटिक 100% आएगा। 7 3 10 10 का 0 क्या 1 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 100%, तो यहाँ से चीजों को आराम से आप कर सकते हैं।
ठीक है। तो 73% बच्चे ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं। आयु वर्ग के अनुसार, अब आयु वर्ग के अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार जो बात करता हूँ, तो ध्यान रखिएगा 0 से 5 वर्ष की आयु प्रसार के अंतर्गत 29% बच्चे हैं, यानी कि जो 0 से लेकर, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो 0 से लेकर 5 वर्ष तक के कितने 29%। इसी तरह 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे जो है कितने हैं 28%। 11 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे कितने हैं 27%। और ऐसे ही 11 से 14 वर्ष की आयु प्रसार में 16% बच्चे आते हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने बता दिया कि 11 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे 16% बच्चे आते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों की कुल संख्या में 52% लड़के और 48% लड़कियां हैं, ठीक है। यानी कि प्रतिशत की जो अगर बात करते हैं तो उसमें 52% जो है वो लड़कों की कुल संख्या में 52% लड़के हैं और 48% लड़कियां हैं। अब यहाँ पे जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप आराम से कर सकते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए, मेल और फीमेल, ठीक है। तो मेल जो है कितना आ गया 52, फीमेल कितना बचेगा 100 में से जो 52 माइनस कर दें 40 में से 40। इन आंकड़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में बाल्यावस्था से संबंधित शोध कार्यों द्वारा बाल्यावस्था की निम्नलिखित प्रवृत्तियां ज्ञात होती हैं। किस तरीके से? भारत में बाल्यावस्था के प्रारंभिक अध्ययनों में एक कार्य मर्फी यानी कि 1953 का है, 1953 में हुआ था कि आपने भारत में बाल्यावस्था की विशिष्टता इस पक्ष में देखते हैं कि यहाँ के बच्चे और वयस्क एक जैसी गतिविधियां और एक ही भौतिक परिवेश व स्थान में सक्रिय रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गतिविधि से अभिप्राय, यानी कि जो चल रही गतिविधि, एक तरह की गतिविधि से अभिप्राय है कि बच्चों को खेतों पर काम करने, ठीक है, घरेलू कार्यों में सहयोग करने आदि से बच्चों को रोका नहीं जाता, यानी कि बच्चे थोड़ा थोड़ा मदद करते रहते हैं, ठीक है। जैसे देखो घर में गांव में आते हैं तो बच्चे खेत अपने आते हैं, पहले चारा काट के आते हैं, वो सारी चीज बात करिए। तो भौतिक परिवेश से अर्थ है कि सोने, मिलने, रहने और खेलने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों से स्थान में बच्चों के साथ वयस्क भी उपस्थित रहते हैं। जैसे मान लो खेत पे आते हैं, पापा के साथ खेत पे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे घर वालों के साथ सो रहे हैं, खेल रहे हैं, घर वाले भी खेल रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं, वही बात करेगी। अब बात करिए सरस्वती 1999 मर्फी की इस स्थापना से सहमत है, यानी ये जो स्थापना है इससे वो सहमत है और इसी आधार पर वे भारत में बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था को सतत मानती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे कहा गया है कि उनका तर्क है कि भारत के परिवारों में बच्चों की गतिविधियों और वयस्कों की गतिविधियों के बीच कोई सीमा रेखा या विभाजन नहीं है, ठीक है। सरस्वती और में पाई गई 1997 यानी कि इस तथ्य का उल्लेख करती है कि भारत के परिवारों में बहु अभिभावक का चलन है, ठीक है, इसका बहु अभिभावक का चलन है। इसकी व्याख्या में वे बताती हैं कि माता पिता के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, बड़े भाई बहन आदि भी अभिभावकों की भूमिका में रहते हैं, ठीक है। चौधरी 2004, अब चौधरी 2004 भाई बहन के जन्म का क्रम और आयु को बाल्यावस्था में विशिष्ट पर निर्धारक मानती है। इसके अनुसार भारत में छोटे भाई बहनों को बड़े भाई बहनों का वयस्क और अभिभावक माना जाता है, यानी कि सिंपल से कहा गया है कि जैसे छोटे भाई बहन हैं, आप हैं और आपसे छोटा कोई भाई है या कोई बहन है तो आप उनके एक तरीके के अभिभावक हैं, आप उनको डायरेक्शन देंगे, जैसा आप करेंगे जैसा आप करेंगे वैसा वो करेंगे, तो वही बात करी गई है। वे उनके निर्देशक में कार्य करते हैं, ठीक है। बड़े भाई बहन भी इस भूमिका का निर्वहन करते हैं, ठीक है। अभिभावकों की तुलना में वे बड़े भाई बहन की निगरानी में अधिक समय व्यतीत करते हैं। अब जैसे बच्चे हैं तो बड़े भाई बहन जो भी बच्चा बड़ा होता है घर पे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़े वाले बच्चे के साथ ज्यादा टाइम तक रहते हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो इस तरीके से वो भी उनका अभिभावक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मलिक 2013
करीब की बाल्यावस्था में विकास के प्रभाव का आकलन करते हुए बताते हैं कि गरीब परिवारों में बच्चों की वयस्क की भूमिका निभानी होती है। यानी कि जो बच्चे या जो परिवार गरीब परिवार होते हैं उसमें जो बच्चे ही होते हैं वही एक तरीके से वयस्क की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो बचपन में ही बड़े हो जाते हैं, यह बड़ा बना देती है। ठीक है, तो वही बात करी गई। वे विद्यालय जाने की अपेक्षा नगद भुगतान के बदले मजदूरी करने को तत्पर रहते हैं। यानी कि आप हमें काम दीजिए, हमें तुरंत पैसा दीजिए, तो बच्चे करते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसे परिवारों के बच्चों की विद्यालय शिक्षा अपेक्षाकृत अधिक आयु में प्रारंभ होती है। ये बच्चे खेल, मनोरंजन, संगीत और भ्रमण जैसी संलग्नता चित रहते हैं। ठीक है, यानी ये सारी चीजें वो नहीं करते, ना खेलना, मनोरंजन करना, गाने सुनना, घूमना, तो ये उनकी लाइफ में नहीं होता। इन्हें विद्यालय में भी सामाजिक बहिष्करण का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे ठीक ठाक घर से आते हैं वो लोग कहीं ना कहीं इन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे कपड़े कैसे, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, साधना 2009। ठीक है, तो ये जो है दलित परिवार की बात करिए तो साधना 2009 दलित परिवार के बाल्यावस्था की चर्चा के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा दो संकेतकों को चुनौती है। ठीक है, एक स्वास्थ्य को और दूसरा शिक्षा, दोनों को चुनौती है। वे मात्रात्मक आंकड़ों के आधार पर बताती है कि अन्य जाति वर्ग के बदले दलित परिवारों में शिशु मृत्यु दर अधिक है। यानी कि बाकी जगह पे बच्चे कम मरते हैं लेकिन दलित परिवार में बच्चे ज्यादा मरते हैं। क्यों, उसकी बात करते हैं। इन परिवारों में शिशु के जन्म से मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होता है, क्योंकि बच्चे को जो शुरुआत में देना चाहिए, यानी कि जो सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, वो उन लोग को नहीं मिल पाती। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में दलित बच्चे अधिकांशतः सरकारी विद्यालयों में जाते हैं। इसका कारण निजी विद्यालय की फीस वाहन की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि उनके पास इतनी फीस वगैरह नहीं है और बच्चे को भेजने के लिए पैसे भी नहीं है वहाँ पे, वही बात है। अब यहाँ पे बात करी गई है नाविसा। नाविसा 2009 में ये भी दलित परिवार की है। इन्होंने क्या कहा है, के विद्यालय अनुभवों सामाजिक बहिष्करण की प्रवृत्ति को पहचानना या पहचानती है। दास और मोहन 2013 आदिवासी बच्चों के संदर्भ में इस स्थिति का उल्लेख करती है। ठीक है, तो उन्होंने बताया, ये सब राइटर्स हैं, उन्होंने बताए हैं। ठीक है, ऐसी बात करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में गरीबों के बच्चों की चुनौती की चर्चा करते हुए रुक्मणी बनर्जी 1997, ये ऐसे बच्चे अधिकांशतः प्रवासी परिवारों से होते हैं, नगर नगर का प्रवास करते रहते हैं, इस शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे, चेंज करते जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए नगरों में चले जाते हैं, जब गांव में रोजगार अवसर नहीं होते तो शहर आते हैं। इससे इन परिवारों के बच्चों की औपचारिक शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित होती है। कई बार अध्ययन के दौरान अभिभावक बच्चों को गांव भेज देते हैं। बच्चों को आय अर्जक और अपने भाई बहन का देखभाल करने वाले की भूमिका निभानी पड़ती है। वे ये भी बताती है कि ये बच्चे मित्रों के साथ बाजार जैसे सामुदायिक स्थान पर पर्याप्त समय व्यतीत करते हैं। उच्च बालिका मृत्यु दर, निम्नलिखित लिंग अनुपात और बालिकाओं के कुपोषण, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो इसमें क्या बात करी गई है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारतीय विद्यालय नामांकन में स्त्रियों की निम्न मात्रात्मक सच्चाई है, जो कि एक पितृसत्तात्मक समाज के जेंडर समाजीकरण के संदर्भ में लड़कों को स्वीकृत का प्रमाण है। कहना मतलब ये है कि यहाँ पे जो है बालिकाओं यानी कि लिंग अनुपात के अकॉर्डिंग भी चीजों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इस पॉइंट को देखा, उच्च बालिका मृत्यु दर और लिंगानुपात, तो यहाँ पे बच्चे जो बालिकाएं होती हैं उनको बचपन में ही मार दिया जाता है। काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। और बालिकाओं में कुपोषण बढ़ती है और इसी वजह से बालिकाओं में कुपोषण वगैरह भी रहता है। ठीक है,
इसी बात करी गई है जेंडर और फिर जेंडर की वही चीज को स्वीकृत का भी प्रमाण है। साथ ही साथ जो मेल जेंडर होता है उसको थोड़ा ज्यादा चीजें दी जाती है, समाज में अच्छे नजरिए से देखा जाता है। आगे बात बताती है कि भारतीय समाज में लैंगिक समाजीकरण जेंडर की रचना के लिए उत्तरदायी है। आप उल्लेख करती हैं कि भारतीय समाज में महिला के लघु रूप में देखा जाता है। ठीक है, रोजमर्रा की गतिविधियों, श्रम विभाजन, रीति रिवाजों में महिलाओं की भूमिका, समाजीकरण को बालकों के समाजीकरण से अलग बनना, बचपन की सुविधाओं के संदर्भ में लड़कियां लड़कों की तुलना में उपेक्षित होती हैं, उनकी सुरक्षा की सामाजिक गतिशीलता को हतोत्साहित, यानी कि वो आपकी सुरक्षा करेंगे तो यानी कि उनकी जो टैलेंट होता है। ठीक है, देन आगे बात करी गई है विद्यालय। यहाँ पे कह सकते हैं विद्यालय में भी परिवार के समाजीकरण को पुनर्बलित किया जाता है। इसका उदाहरण लड़कियों के लिए आचार विचार के निर्धारण में देखा जा सकता है। चौधरी 2000 एक नगरीय और शैक्षिक बाल्यावस्था का उल्लेख करते हैं जो महानगरों में एकल परिवार में देखा जा सकता है या देखा जा रहा है। तो बताती है कि ऐसे परिवार में इंटरनेट आदि के माध्यम से देखभाल के देसी की खोज की जाती है। ठीक है, बिट्स 2008 बताती है पाठ्यपुस्तक और मीडिया के विभिन्न माध्यमों से जिस बाल्यावस्था की प्रस्तुति की जा रही है वह नगरीय या मध्यम वर्गीय पुरुषों के लिए उच्च जातीय बाल्यावस्था की है। आदिवासियों या आदिवासी बच्चे, लड़कियां, दलित परिवार के बच्चे या दिव्यांग या फिर के बच्चों का बचपन अभी भी औपचारिक शिक्षा में आश्रय। और 2014 तो कौर जो है आचार और मीडिया ने बच्चों को संभाव्य उपभोग प्रस्तुत किया है। बच्चों के लिए उत्पादों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। इन उत्पादों का लक्षित उपभोक्ता नगरीय शिक्षित, शारीरिक सौष्ठव, स्मार्ट और प्रौद्योगिकी सेवी बच्चा है। परिवार के आवश्यक संगठक के रूप में बच्चों को प्रस्तुत किया गया है। ये भी दिखाया गया है कि अभिभावक बच्चों की जरूरतों और जिद को पूरे करने के लिए प्रयास करते हैं। बच्चों की चंचलता का सर्वाधिक प्रदर्शन मीडिया में किया गया है। इसी तरह टेलीविजन का प्रसारण, ठीक है, रियलिटी शो और टैलेंट हंट के कार्यक्रम यानी कि नृत्य, अभिनय और गायन जैसी पाठ्य सहगामी मानी जाने वाली गतिविधियों को एक नया मंच प्रदान किया गया। ठीक है, ये मंच एक और बच्चों को अपनी रचनात्मक और कुशलता के प्रदर्शन का अवसर दे रही है, तो दूसरी ओर बाल व्यवस्था में केवल अकादमिक और पुस्तकीय ज्ञान से दक्षता में मिथिक को तोड़ रही है। ठीक है, बच्चों की वयस्क की प्रस्तुति एक अन्य पक्ष है जिसे मीडिया ने स्थापित किया है। मीडिया में अच्छे बच्चे की छवि में आज्ञाकारी, सहयोग की तत्परता, विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन, सामाजिक अंतःक्रियाओं में आचार व्यवहार में उत्तम प्रदर्शन को दर्शाया गया है। गालियेवेनहास्ट, इन्होंने 2009 में कहा है क्या, भारत के संदर्भ में बाल्यावस्था के विरोधाभास की उभरती है कि यहाँ सर्वप्रथम एक वैश्विक बच्चे की परिकल्पना की जाती है। इस परिकल्पना के आधार पर आदर्श बचपन में
क्या होना चाहिए जो परिभाषित किया जाता है, और फिर किन बच्चों को यह नहीं मिल ने पहचाना या पहचाना जाना चाहिए या जाना में पहचाना जाना है कि भारत में बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं की उपलब्धता, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और बाल श्रम के उन्मूलन आदि के कार्यक्रम इसी मान्यता पर क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसी तरीके से इसको चलाया जा रहा है, यानी कि इस तरीके लोगों की अलग अलग मान्यता है, धारणा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बाल्यावस्था का विकासात्मक संदर्भ। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इस पॉइंट को। इससे बात करिए बाल्यावस्था का विकासात्मक संदर्भ, यानी कि बाल्यावस्था का जो विकास होता है बच्चों का, इसमें परिवार क्या क्या रोल रहता है। ठीक है, जैसे दादा दादी हो गए, चाचा हो गए, इन सब लोगों का क्या रोल रहता है। इसी के साथ गाइस, जैसे कि आप सभी को यहाँ पे मैं बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया गया। सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ तो आप लोग टीचर्स बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं, पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, सारी सारी डाउट सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और सबसे मेनली और इम्पोर्टेंट, प्रीवियस क्वेश्चंस को ध्यान में रख के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को लिखना है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इस कोर्स में। इस कोर्स में आप कर सकते हैं। ठीक है, और इस कोर्स को ज्वाइन करने का जो लास्ट डेट है मैं आपको बताया था, उसकी लास्ट डेट सिर्फ 10th जनवरी है। 10 जनवरी से पहले पहले आप इस कोर्स में एनरोलमेंट कर लीजिएगा, टीचर बैच को परचेज कर लीजिएगा, बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, और अदरवाइज आप बाद में इसमें एनरोलमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन हमारा ऑफिशियल नंबर ये है, जो को एनरोलमेंट करना है तो व्हाट्सएप पे हेलो कर दीजिएगा, वहाँ से आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।